बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे जिनकी आज बर्थडे है, हमने उनको भी विश करना है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो सुबह मैं देख रही थी, शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर नंबर 1 पर है। यानी स्मॉग फिर जो है वो एक दफ़ा बारिश हुई तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे, लेकिन अगेन, और ये स्मॉग की ही वजूहात है, कुछ मौसम में तब्दीली की वजूहात है कि हर कोई नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब की शिकायत कर रहा है। मुझे खुद आज ये चीज़ बहुत फील हो रही है। सो इन्हीं चीज़ों के पेश नज़र आज ENT स्पेशलिस्ट भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ आपके साथ हम मशवरे जो हैं वो शेयर करेंगे, और वो लोग जो चाहते हैं कि डॉक्टर की दवाई बिल्कुल नहीं खानी, कुछ हर्बल कहवा वगैरह होना चाहिए गले को जिससे रिलीफ मिल जाए। सो हर्बलिस्ट भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। खबरें हैं जी, शहर में कैमरों से मॉनिटरिंग दिन ब दिन बदहाली का शिकार, 3000 से ज़ायद कैमरे गैर फ़ाल। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के जलसे के लिए बड़ा स्टेज सज गया। पावर शो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। दाल चावल के दाम गिर गए, निगरान वजीर आला की डेडलाइन काम आ गई। और MBBS और BDS में सेंट्रलाइज दाखिलों के अमल को धचका कैसे लगा, आज के शो में आप। नहीं जी, खबरें आप जान चुके हैं, और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। ई चालानिंग भी ताखीर का शिकार है। इन हाउस वॉल की 40% LEDs भी खराब। गैर मुल्की कंपनी की जानिब से 2000 कैमरे गैर फॉल करने का हदफ भी पूरा ना हुआ। ये है आज की खबर। सेफ सिटी के 3000 से जायद कैमरे जो हैं वो खराब हैं। ई चालान पे तो आएंगे, ये कैमरों की खराबी पे साई साहब आपकी खबर है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ये मामला हल नहीं होने पा रहा? कैमरे खराब हैं और आप उसको सेफ सिटी का नाम भी दे रहे हैं, कैसे सेफ है ये सिटी? ना आपको पता है, मैं और आप तो इस पे बड़ा मुश्किल में भी रहे हैं और कैमरा को भुगतते रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पिछले साल में एक वक्त ये आया था कि ये सारा सिस्टम बिल्कुल बैठ गया था, फिर इसको बेहतर बनाया गया और बेसिकली 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ की जानब से ये पूरे लॉन्च किया गया और इसका जब इफ्तिताह किया गया तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन पहले साल इसके रिजल्ट्स अच्छे आए, उसके बाद फिर ये दिन ब दिन डाउन होता गया। 2018 में जब PTA की गवर्नमेंट आई तो उसने इस पर बिल्कुल फोकस ही नहीं किया। इसकी इंतज़ामिया भी चेंज हो गई और जो नई मैनेजमेंट थी उसको उस तरह खातर में नहीं लाया गया। जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई। गैर मुल्की कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो गैर मुल्की कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट ततल का शिकार हो गया। साहब, इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं कर देते? कैमरों वाली कहानी को खत्म करके नए कैमरे क्यों नहीं लगा देते? ततल का शिकार हो गया। क्या हमारे पास इतनी सख्त नहीं है कि हम कोई अपने कैमरे यहाँ पे लगा सकें? ना ये बताने लगा ना कि ये जब उनका कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल हुआ, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, रेट्स का फ़र्क आ गया पेमेंट्स का, तो ये 3 साल कैबिनेट में समरी घूमती रही कि ये इस मामले को हल करें। लेकिन गवर्नमेंट की जानब से इस पर फोकस ही नहीं किया गया। हम रोज़ खबरें भी देते थे, ये सेफ सिटीज़ के लोग हमसे लड़ते थे कि आप खबरें देते हैं हमारे ख़िलाफ़, हमने तो समरी भेजी हुई है गवर्नमेंट को। तो मसला ये है कि आपके जो कैमरे हैं जिनसे आपकी ई चलानी होनी है, जिससे क्राइम की मॉनिटरिंग होनी है, लाइव मॉनिटरिंग होनी है, फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम शुरू किया जाना था, अवेयरनेस के लिए इन्होंने वो LEDs लगाई थी, वो बंद हो गई हैं, पैनिक बटन लगाए गए थे, वो बंद हो गए। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना पैसा इनको देना है, पासवर्ड आपके पास नहीं, कैमरों की बहाली पर काम नहीं हो सकता, तो हम क्यों रिप्लेस करके नए कैमरों की तरफ नहीं जा सकते? नहीं, जब एक 16 अरब 2016 में लगे थे ना, 2016 में 16 अरब का ये मंसूबा था, तो अब ये मंसूबा कम से कम 17 अरब तक पहुंच जाएगा। नए कैमरे, नए सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को है। इस कंपनी के साथ जब इस वाली निगरान सेटअप की जानब से बातचीत की गई और उनको वापस लाया गया, तो इन्होंने IG के साथ वादा किया था कि 14 अगस्त तक 2000 कैमरे फाल कर दिए जाएंगे। लेकिन वो कैमरे फाल ना हुए। हमने खबर दी तो खबर देने के बाद पता चला जी कि उस कंपनी ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो पुराना हो चुका है, हमने जदीद
हार्डवेयर मंगवाया तो वो इन कैमरों पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर 1 माह का टाइम लिया, वो भी नहीं हुआ। अब अक्टूबर आ गया, अक्टूबर भी ख़त्म होने को है, बिल्कुल, तो अभी तक वो कैमरे फाल नहीं हुए। आपके जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पे से 55 कैमरे उतार दिए गए हैं और ये कैमरे लगा नहीं सकते जब तक उस कंपनी की अप्रूवल नहीं होगी। अब ये कैमरे फॉल करने का, लगाने का मकसद क्या है, ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दें। कैमरे लगाने का, फॉल करने का मकसद तो ये है कि शहर में आपको पता है क्राइम पुलिस मानती ही गारंटी क्या है कि कैमरे फॉल हो जाएंगे तो क्राइम खत्म हो आपकी जाएगा। पुलिस कहती है जी क्राइम बढ़ता है महंगाई की वजह से, क्राइम बढ़ता है आबादी बढ़ने की। पुलिस तो ये भी कहती है इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में इतने फिगर्स तो कुछ भी नहीं है, ये तो आम सी बात है। लेकिन नहीं, मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये है टोटल जो क्राइम होता है जिसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, जो रूटीन का क्राइम है, ये सही सब कैमरे फॉल होंगे तो क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन है ना, ये जो क्राइम होता है ना, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये जब बढ़ता है तो ये पुलिस अफसरान की इनकम्पिटेंसी है। वो इसका मतलब है कि शहर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पे फोकस नहीं कर रहे। चले शुक्र है आपने ये मान लिया। नहीं फोकस कर रहे ना जी। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बढ़ रहा है और ये कहते हैं सीएम साहब को, जब ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो कहते हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन हो रही है जो भी एप्लीकेशन आ रही है। तो मैंने उनको इन्हीं की 1.5 से जो डाटा दिखाया था कि पहले 6 माह के दौरान एक महीने भी 11% से ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं गई। सही, जितनी भी 1.5 अच्छा जी, अब मुझे ऐसा लगता है शहर में जो काम नहीं हो पा रहा वो सीएम साहब की नजर करम का मरहूने मिन्नत है। वो अच्छा, फिर अगली बात सुन लें। सीएम साहब को मैंने एक्साइज के हवाले से आगाह किया था, तो ई चलानिंग का ये कह रहे थे कि चूंकि एक्साइज का सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो एक्साइज ने इतनी लंबी चौड़ी डिटेल भेज दी, अरबों खरबों रुपए हमने कमा लिए। यही तो लोगों का मसला है कि पिछले 1.5 माह के दौरान गाड़ियां ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रही हैं लेकिन प्रोसेस कंप्लीटली परफॉर्म नहीं हो पा रहा। यानी आपने अपनी यहाँ से पेमेंट कर दी, गाड़ी रजिस्टर्ड करा दी, आपने कहा मेरी तो गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद वो ईटीओ के पेज पे जाएगा, वो पोस्ट करेगा, अप्रूवल देगा, इंस्पेक्टर पोस्ट करेगा, इंस्पेक्टर फिजिकल इंस्पेक्शन की अप्रूवल देगा, उसके बाद आपका डाटा जाएगा कार्ड के लिए, फिर आपका कार्ड बनेगा। ना आपकी ईटीओ के फेज पे ये चीज़ें जा रही हैं, ना इंस्पेक्टर पोस्ट कर रहा है, सिर्फ आपकी पेमेंट। मुझे आज भी एक बंदे का आया 31 लाख का चलान करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 31 लाख रुपया उसने चलान का भरा है गाड़ी रजिस्ट्रेशन का। तो कह रहा है कि 1.5 माह से हमें पता ही नहीं कि हमें कब नंबर अलाट होगा, कब हम कार्ड ले सकेंगे। कार्ड तो चले मिलने ही नहीं, वो भी बनना बंद हो गए हैं। तो मसला ये है कि यहाँ पे सारे के सारे सिलसिले ख़राब हैं, चीज़ों को उस तरह फोकस ही नहीं किया जा रहा, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो फिर मैं कहती हूँ अगर सब कुछ खराब है तो कैमरे भी खराब ही रहने दे, उनको ठीक करा के क्या करना है। तो कब ठीक हो रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, बेफिक्र है, अभी ठीक नहीं होते। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया है कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का नाम से ही है कि वो क्या होगा, चेंज ना कर दिया जाए, अब नाम मशवरा दे। मेरे ख्याल में जो इस अथॉरिटी का जिस तरफ फोकस होना चाहिए था उस तरफ नहीं है। हाँ। और मैं ई चलानिंग के तो बहुत खिलाफ हूँ, बाद में आऊंगी, वो तो एक अलग से खिलाफ हूँ, वो चले अलग रख लो। बात करने का मकसद ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो अरबों रुपए का लगाया गया था, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, अवाम में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म किया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हर चौक चौराहे में, हर मेन एंट्रेंस पे, हर जगह पे आपके ये कैमरास लगे हुए हैं। अगर वो चल नहीं रहे तो फिर तो वो दिखावे के ही रहेगा ना कि हर पोल पे अगर कैमरा लगा हुआ है। और मजे की बात है कि इनकी अपनी इमलाक ये चोरी भी हो जाती है। ये कैसे कैमरे हैं कि खुद भी इनको चोर ले जाते हैं, बैटरियां चोरी हो जाती हैं। जिन्होंने हिफाजत करनी थी उनको ही मुझे बताएं कि जिस पोल पे लगा कैमरा बैटरी चोरी हो जाए, वो कैसा प्रोजेक्ट होगा कि वो आपके राह जाते हैं, अगर राहज़नी डकैती की वारदात होती है, कोई गाड़ी चोरी होती है, कोई भी क्राइम होता है, आप उससे डिटेक्ट कर सकेंगे या उसको पकड़ सकेंगे। मैं बड़ी दफ़ा वीडियोस इनकी देखी हैं, सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, वो उन्होंने अरेंज करके बनाई हुई है कि ये एक गाड़ी आ रही है तो इसको रोकें जी, तो इसको फलां करें। ठीक है, अगर ये अमली तौर पे इस तरह का मुजाहिरा हो तो क्राइम ऑटोमेटिकली ख़त्म भी होगा। लेकिन चूँकि इस फोकस ज़्यादा चलान की तरफ था और आवाम ने भी देख लिया कि नहीं ये चलान होने हैं, अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर देखें आवाम को शऊर किसने देना है, आवाम को इस हवाले से किसने बताना है, ये आपके अथॉरिटीज़ ने बताना है। चंद रोज़ कबल साई साहब की स्टोरी थी
कि इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी नहीं है और निचली सतह पे जो इनका स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई भी नहीं है। मुझे बताएं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपने इंतजामी अमूर चलाने के लिए किसी को जिम्मेदारी ही नहीं सौंप रखी, तो जब कोई है आप जवाब दे कौन होगा? आप पूछेंगे किससे? अच्छा सिपरा साहब, मजे की बात है कि एमडी की सीट पे एक अफसर डीआईजी रैंक के लगे हुए थे, उनके नीचे सीईओ था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की सीट खाली है पिछले अरसा दराज से, साल से। चीफ एडमिन ऑफिसर वो भी ग्रेड 20 से 21 के जरूरत ही नहीं ना उनको महसूस हो रही जब सही सर। ये टोटल कितने हैं कैमरे? ये 3000 तकरीबन, ये जो 8000 कैमरे हैं, तो ये इसका मतलब 33% इसमें से फारिग है। ये तो वो जो कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ही होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, ये उनका डाटा है। तो जो इनकी मेन वाल है उसका बुरे हालात हो गए हैं, वो आधी से ज्यादा स्क्रीनें जो है वो ब्लू हो चुकी हैं। अब मसला ये है कि ये हम कहते हैं कि ठीक है इंतजामी मामलात अफसरान मौजूद नहीं, लेकिन जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी काम नहीं करेगी, इनका कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। यानी एक चीज तो आपने वाजे कर दी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अब ई चालान पे जरा रोशनी डाल दें। आपने तो खबर में लिखा है ताखीर का शिकार है, तो ये ताखीर किस बात की है? होती रही है, ताखीर होती रहे। अच्छा मैं कह रही हूँ वही ना, ताखीर किस बात होनी नहीं चाहिए, इसको तो बात ही खत्म कर। आप डाकू पकड़ दें, चोर पकड़ दें, पता भी चले हमें ये प्रोजेक्ट है। पहले इन्होंने शुरू कर दी थी, कह रहे थे जी ई चलानी शुरू हो रही है और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो सोने पे सुहागा के एक्साइज का सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। मतलब सेफ सिटी ठीक है, चलान करने के लिए उनके कैमरे ठीक है, एक्साइज से बाद सिस्टम नहीं चलता। जब उनसे क्राइम का पूछा जाए फिर कैमरे खराब है, जब उनसे चलाने का पूछा जाए जी एक्साइज का सिस्टम नहीं चलता। किसी पास एक और मजे की बात है, ला एक और मजे की गल है, क्राइम तो चलो बंदे ने तो चेक कर लेंगे, लेकिन गड्डी का फिर ना कहना साढ़े को डाटा नहीं आ रहा। हाँ, वही ना। तो एक्साइज का जो है, अब सोने पे सुहागा ये है कि एक्साइज का सिस्टम अभी तक डाउन है। वो भी सिर्फ दिखावे की हद तक है जी, हमने बड़ी इसमें ऑटोमेशन कर दी, बड़ी जिद्दत ले आए, वो भी नहीं चल रहा। जिद्दत सिर्फ कागजों तक की है और ये जो कैमरे लगे शुक्र किया है, सेफ सिटीज वालों ने शुक्र किया कि चलो ये तो बहाना आ गया ना हमारे पास कि उनके सिस्टम नहीं चल रहा और हमारा। लेकिन साई साहब इंतहाई माजरत के साथ ये चीज़ें देख के एक्चुअली लगता है कि जिस तरह से आपने इंतजामी मामलात बताए, जो खबर के मुताबिक कैमरों की हालत है, ई चालानिंग तो चले, हम ये नहीं कह रहे कि अगर एक चीज़ का फ़ायदा है उससे कवानीन की पाबंदी होती है तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन उसका कोई कानूनी जवाब भी होना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। और MBBS और BDS में सेंट्रलाइज दाखिलों के अमल को धचका, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने गैर कानूनी दाखिले शुरू कर दिए, वालिदैन और तलबा परेशान हैं। कोई पूछने वाला है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से? देखें क्यों नहीं, गवर्नमेंट पूछ सकती है, पूछना चाहिए भी सही। असल में होता पता क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ सीट्स होती हैं, जब हाँ वहाँ पे अगर हो गए एडमिशन्स तो फिर जिन लोगों ने FSC की, मेडिकल की स्टडी की और उनको होता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर ही बने, तो फिर भारी भरकम फीसिस तो कॉलेजेस की जानिब से अनाउंस की जाती हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं। अब क्या है कि सिस्टम को सेंट्रलाइज किया गया कि ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई करें और उसके बाद आपका उसी पोर्टल के ज़रिए एडमिशन्स किए जाएंगे। लेकिन चूँकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, इन्होंने तो कारोबार है उनका, उन्होंने तो भारी भरकम फीसिस लेनी है, और दूसरी जानिब जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो वालिदैन हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि एडमिशन हो जाए और चाहे पैसे ज़्यादा लग जाएँ लेकिन डॉक्टर बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पे हो रही हैं। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट या मुतलका इदारे इस बात की जिम्मेदारी लें और अच्छे तरीके से करें, तो मेरे ख्याल में, मुझे बताएं कि 8 लाख रुपए कोई बंदा अदा कर देता है, कोई स्टूडेंट भी है, उससे वापस कौन लेगा मेडिकल कॉलेज से? एक दफा जो जेब में पैसे चले गए वो कहाँ से वापस आप एडमिशन भेजें? ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना, अच्छा इसमें यह भी था खबर में कि कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज वाले, खुद तलबा और तालबात से राब्ते में हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप आएँ एडमिशन लें। इतनी क्या ज़रूरत तो भाई जिस स्टूडेंट की है, आपकी क्या ज़रूरत है, आप क्यों राब्ता कर रहे हैं? तो यहाँ से मेरे ख्याल में खुद समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या मामला चल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट कर रही है कि एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन आप उस पर फॉर्म सबमिट करवाएं और उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, तो मेरे ख्याल में वालिदैन और तलबा को उस पर इंतज़ार करना चाहिए और उसी चीज़ पे जाना चाहिए जो गवर्नमेंट कह रही है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस माफिया को भी कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आप भारी भरकम फीसें भी ले लेते हैं। फीसें भी इतनी शदीद हैं कि आपकी सोच है। मेरा एक भतीजा है, तकरीबन उसने कोई 5 साल पहले एडमिशन लिया था,
तो उस वक्त जो मेरा ख्याल है फ़ीस तय हुई थी 45-50 लाख थी, और वो ये थी कि जो आपके वहाँ पे एडमिशन के बाद और हर साल जो आपकी फ़ीस है, जो दीगर अखराजात हैं वो भी लाखों में है। अच्छा साई साहब, अगर ये लाखों में फीस ले लेते हैं, लेट्स सपोज तो कोई जमा भी करा देता है, अब वो अहल है डॉक्टर बनने का, नहीं अहल है, आपने तो पैसों की बुनियाद पर एडमिशन दे दिया, नहीं दे दिया, फिर आपने जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड तय किए होते हैं उसके मुताबिक तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे लोग जाकर एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही है। अगर उसके मुताबिक हो तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर आप खुद क्यों राब्ते कर रहे हैं? फिर तो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद आपके पास आए। तो मसला ये है कि यहाँ पे तो चीज़ें इसी तरह आपको पता है एग्जैजरेट होती हैं, और प्राइवेट जितने भी स्कूल देख लें, कॉलेजेस देख लें, यूनिवर्सिटी देख लें, मेडिकल कॉलेजेस देख लें, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और हैं, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो और हैं। किसी ज़माने में जब हम FSC में पढ़ते थे या मैट्रिक के बाद FSC में गए, तो तब सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जाने वाले जो लोग थे तो उनमें बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होता था। ऐसे ही है ना। लेकिन अब तो जिस बच्चे का दिल करता है जहाँ मर्जी आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पैसे आपके पास होने चाहिए, बस पैसे होने चाहिए, बस ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। खैर, हमने अगली खबर की तरफ भी आना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं पावर शो की तैयारियां जो कि आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए बड़ा स्टेज सज गया है। बड़ा स्टेज सज गया है, बड़ा मैदान भी सजाया जा रहा है। शायद सिप्रा साहब, इस बड़े मैदान को भरा कैसे जाएगा? देखिए, स्टेज जितना मर्जी बना रहे, जब मैदान सजेगा, मैदान भरेगा तो फिर जलसा तो तब भी होगा। नहीं, ये तो क्या भरा नहीं जाएगा? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, आप इतनी हैरानी से क्यों पूछ रही हैं? मैं तो पूछ रही हूँ ना। ये बड़ी अजीब बात है भाई। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि बड़ा जज्बाती आदमी है साहिब साहब की सुन। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं साहिब साहब? हम तो सिंपल बात कर रहे हैं। जो पहले जमातें भरती, हमने ये भी नहीं कहा कि नहीं भरा जाएगा। जो पहले जमातें भरती थी वो भी पूरे पंजाब से ही बुलाती थी लोगों को। मैं भी कवर करता रहा हूँ, सिप्रा साहब भी कवर करते रहे हैं, आप भी उसकी कवरेज में होती हैं। आप कह रहे हैं कि भर जाएगा? चाहे आप इन हाउस बैठ के करती थी, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि भरा जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ या किसी का भी, लेकिन ये बड़ी अजीब सी मंतक हमने बना ली हुई है कि फलां बंदा आएगा तो उसके सपोर्टर आ जाएंगे, तो मियां नवाज शरीफ आएगा तो उसके नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है आपको अच्छा पावर शो करके देंगे, क्योंकि वो पार्टी दे दिया कि अच्छा पावर शो, यानी मैदान भर जाएगा। वो पार्टी भी 1-5 की कॉल पे लोगों को नहीं बुलाती थी, पहले पूरा हफ्ता तैयारियां चलती थी, ड्यूटियां लगती थी। मैंने खुद देखा है गाड़ियों को यहाँ पे गिनते हुए, लोगों को हमें फोन करके अपने टिकट लिखवाते हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टी भी अच्छा जलसा करेगी, चूंकि ये अगर जलसा उनका फ्लॉप होता है तो उनका पूरा इलेक्शन फारग हो जाएगा। पेश कोई कर दी है साई साहब, ठीक कह रहे हैं, अच्छा हो जाएगा, जलसा अच्छा होगा। देखें, अगर नवाज शरीफ माइनस होते, फिर अगर नून लीग जलसा कर रही होती तो फिर शायद वो वाले हालात ना होते, क्योंकि वो हमने देखे भी हैं जलसे ये। लेकिन अब ऐसे में एक ऐसा माहौल बनाया गया है, फिर इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, फिर साथ में कि मियाँ साहब आ रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद हुकूमत में क्या होगा, इक़्तिदार किसके पास जाएगा। इन हालात में देखें, वो ठीक कह रहे हैं कि जब तक ये इलेक्शन जलसा जो होगा ये इलेक्शन की राह हमवार करेगा। ठीक है, इलेक्शन में किसकी तरफ जाना है, पब्लिक की ओपिनियन क्या बननी है, अब वो छोड़ दें फैक्टर। सोशल मीडिया वाला फैक्टर बेसिकली हमें ख़राब करता है ना। सोशल मीडिया से जब हम निकलेंगे तो फिर शायद कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे बताएं, कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? हमारे वाटर स्पोर्टर्स, आप इस शहर की तो बात कर सकते हैं, शहर में अर्बन एरिया की तो बात कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में उस तरह वो शरह नहीं है सोशल मीडिया पे जो आप कह रहे हैं, ये टीवी तक उस तरह रसाई नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जलसे जो हैं वो किसी न किसी तरह आपकी सियासी कैंपेन को या सियासत को आगे लेकर चलते हैं। हमें बात करनी है कि वो लेकर क्या आ रहे हैं। आज का स्लोगन क्या छपेगा, क्या चल रहा है, सब ठीक करेगा, क्या है, क्या इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो पहले वार्ड को इज्जत भी का नारा लगा, वो भी बीच में रह गया। आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कराएं तो वार्ड को इज्जत तब मिलेगी। अब ये देखें, होना भी चाहिए। जमहूरियत किस में है कि आपका इलेक्शन हो। आप जो आमतौर पर नारा लगाते हैं कि हमें ऐवानों तक जिन लोगों ने पहुंचाया वही जमहूरियत है, वही जमहूर है, तो जमहूर के पास मेरे ख्याल में इनको जाना चाहिए और इलेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा। अब हमारी कौम का ये अजीब सी मेमोरी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चलते हैं और यहाँ तक आते गए। भुट्टो साहब जब जेल गए तो उसके बाद सारी दुनिया भुट्टो साहब की वोटर सपोर्टर हो गई। मियाँ नवाज शरीफ जब
पहली दफ़ा जिला वतन हुए, तो जब वापस आए तो सारी दुनिया उनकी हो गई। बीबी शहीद हुई, तो शहादत के बाद आप देखें पंजाब में भी उनको बड़ी सीटें मिली हैं इलेक्शन। हमने देखा है कि जो भी लीडर कुर्बानी की तरफ जो भी लीडर जेल में जाता है या जो जला वतन होता है या उसको कुछ होता है, उसके बाद हमारी हमदर्दियाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यही माहौल बना हुआ है। पहले सोशल मीडिया जेल में रह के इलेक्शन लड़ेगा फिर क्या होगा? साहब पहले ये माहौल नहीं बनता था, सोशल मीडिया नहीं था, अगर जेल में बैठ के कोई इलेक्शन लड़ेगा फिर क्या था, सरकारी मीडिया था, तो चीजें उस तरह पब्लिक तक पहुंचती नहीं थी। तो अब ये कहें कि एक ही बंदा जो है उसको सारे वोट मिल जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। जो डिलीवरी उन्होंने की है 3.5 साल, वो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। जो उनका मंशूर था, जो उन्होंने एजेंडा दिया था इलेक्शन से पहले, क्या वो उस पर पूरे उतरे हैं, ये मुझे आप बता दें। बिल्कुल ऐसे वो तो पूरे करने की बात तो फिर कोई भी नहीं। वो तो ये है कि गरीब मुल्क में यही होता है, जो भी हुकूमत में होगा उसके साथ यही होगा जो नून लीग के साथ होता है या पीटीआई के साथ होता है या पीपल पार्टी के साथ होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी पार्टी, चाहे पीपल पार्टी होती, नून लीग होती या पीटीआई होती, उसको पता है कि इस वाले जलसे से उनका पूरा इलेक्शन है। तो ये जलसा उन्होंने हर सूरत में कामयाब की राह भी हमवार होगी, दूसरी सियासी पार्टियां भी मुतहरिक होंगी और अवाम को क्या मैसेज जाएगा ये तो जलसे के बाद पता चलेगा कि अवाम कितनी मुतहरिक है। लेकिन क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि मैदान भर जाएगा, तो ये तो टाइम ही बताएगा। अलबत्ता तैयारियां जोरों शोर से जा रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी मैंने जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, मौसम की तब्दीली के असरात बहुत सारे लोगों पर नज़र आ रहे हैं। सो लोग गला ख़राब होने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में अब हर कोई चाहता है कुछ होम रेमेडी और डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े, कुछ नेचुरल चीज़ों की तरफ लोग जा रहे हैं। सो हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में कुछ इलाज करना चाह रहे हैं तो कौन से कहवा ऐसा है, कौन सी चीज़ है जो आपको सूदिंग इफेक्ट भी दे सकती है। मुसलसल अगर खांसी आ रही है तो उसका क्या करना है, बलगम है तो क्या करना है, गले में खराश है तो क्या करना है, इन सब चीज़ों का इलाज हम जी हर्बल इलाज क्या है प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर फैसल हर्बलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बता दीजिएगा, बड़ी आम सी शिकायत आजकल ये सुनने में मिल रही है कि जी गला ख़राब हो रहा है। सो गला ख़राब अगर है डिफरेंट एज ग्रुप में, बच्चों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा देखिए, जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए तो चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन हम थोड़े से बड़े बच्चों पे बात कर लेते हैं। एक तो ये कि उनको ज़रूर इस मौसम में जो टेम्परेचर शॉक होता है उससे बचें। ठीक है। अभी ये कि धूप ज़रा गर्म है, शामें ठंडी हैं, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में हल्का फुल्का एसी लगा हुआ है, तो ये जो उनसे टेम्परेचर शॉक होता है ये बहुत डेंजरस है। ठीक है। तो बच्चों को इससे महफूज रखें। दूसरा ये कि हल्का फुल्का इनर पहनाना शुरू करें ताकि उनकी चेस्ट कवर रहे। ठीक है। उसके साथ साथ आप बच्चों को आदत डालें कि मास्क का पहनना ज़रूरी करार दे दें, क्योंकि अब स्मॉग भी आने वाली है, ठंडी जो हवा है उससे भी ज़रा से बचाव हो जाता है। तो ये तो हो जाती हैं प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये है कि खुदा न खास्ता हो गया कुछ मसला तो फिर क्या करें, उसके लिए ये है कि लौंग, दारचीनी और बादियान खताई, जिसको स्टार एनीस कहते हैं, इसका कहवा बनाएं और इसमें आखिर में जब ये कहवा बन जाए तो उतारने से पहले, दम देने से पहले इसमें 2-3 पत्ते बेसिल लीव्स के डाल दें। ठीक है। जिसको तुलसी भी कहा जाता है। अगर ताज़े ना मिलें तो आप पाउडर मिल जाता है, आप 1 चुटकी वो डाल दीजिए। ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए दम दे लें, छाने। और अगर फ़र्ज़ करें कि बच्चे जो उनसे 5 साल से 10 साल के दरमियान में, तो उनको 2 टीस्पून काफ़ी हैं। ठीक है। दिन में 3 दफ़ा दे दें। थोड़े से बड़े बच्चे हैं या ग्रोइंग एज में हैं तो उनको आप आधा कप भी दे सकते हैं दिन में 2 दफ़ा, सुबह और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले वाला मामला जो उनसे वो सबसे ज़रूरी, उस वक्त ज़रूर दें ताकि जो पूरा कहवे का असर है वो पूरी रात अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। कहवा बनाने का मुझे तरीका बता दें। हर कोई डिफरेंट, आपने जो चीज़ें बताई पानी में डाल के, ठंडे पानी में, साथ ही आपने उसको चूल्हे पर, मैं 1 कप की मेजरमेंट के हिसाब से बता देता हूँ आपको। 1 गिलास ले लीजिए पानी में, गिलास की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसको फिर हमने थोड़ा सा पकाना भी। ठीक है। 1 गिलास या 1 बड़ा मग्गा पानी ले लीजिए, उसमें 4 से 5 लौंगे। अच्छा, लौंगों की ये देखना ज़रूर है आपने कि जो उसका एक फूल होता है ऊपर गोल सा, वो इंटैक्ट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। लौंग ले लीजिए 5 दाने,
एक इतना आधी इंच का टुकड़ा ले लीजिए दालचीनी का और आधा बादियान खताई यानी स्टार एनीज ले लें। इसको हल्की आंच पे सिमरिंग पे आपने बॉईल करना है, इतना कि तकरीबन रिड्यूस हो जाए 25%। ठीक है। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें आपने बेज़ल या तुलसी डाल के और दम देना है, चूल्हा बंद कर। ठीक है। जब ये अच्छा सा दम आ जाए तो उसके बाद आप चाहें तो शहद अगर खालिस है तो वो एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, उसको डाल के और बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 दफ़ा जब भी देना हो या रात को ख़ास तौर से तो ताज़ा बना के दें, फ्रिज में रखा हुआ मत। ठीक है, ताज़ा बनाएंगे तो उसकी अफादियत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। एक तो ये है बिल्कुल बेसिक सा। इसके अलावा ये हो सकता है कि जैसे कुछ होते हैं जिनको इवन अल्लाह ना करे लेकिन ये कि अस्थमा तक की कंडीशंस पे वो चले जाते हैं, तो ट्रीटमेंट तो अपनी जगह उन्हें लेनी है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कंडीशन वर्स्ट होती है तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट तो लेनी है। उसके साथ उन्होंने एक दूध का इस्तेमाल करना है जिसमें आपने ये करना है कि 1 कप दूध रात को 5 से 7 छुहारे भिगो दें पानी में। उनको अच्छी तरह से धो के भिगोना है। ठीक है, 1 गिलास पानी में रात को भिगोया जैसे आपने तो दोपहर तक वो भीगे रहे। उसके बाद आपने उस वाले दूध में ये पानी समेत आपने छुहारे डाल देंगे और इसको इतना पकाना है कि ये आपका पानी एवोपरेट हो जाए और ख़ाली आपका दूध रह जाए। ठीक है, छुहारे खाने आपने चबा चबा के अच्छी तरह और इसके साथ वो दूध पीते जाना है। तो जितनी भी कंजेशन है, जितना भी रेशा बना हुआ है, वो सारे का सारा निकलना शुरू हो जाता है। और इवन अल्लाह खैर करे तो एस्थमेटिक पेशेंट्स उनसे उन तक के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। स्टीम कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। बहुत इफ़ेक्टिव है। तो उसका कोई तरीका बताइए। स्टीम देखें, एक तो नेबुलाइज़र्स हैं, हम उससे हट के बात कर रहे हैं। नेबुलाइज़र हर एक सूटेबल भी नहीं है और हर कोई यूज़ भी नहीं करता। तो आम जो पतीली है उसमें आप पानी गर्म कीजिए। पानी गर्म करने के बाद जब आप उसको चूल्हे से उतार लेंगे तो उसमें आपने 5 से 7 कतरे डालने हैं यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल के और 2 से 3 कतरे डालने हैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के। ठीक है, इसकी आपने स्टीम लेनी है, टॉवल डाल के आइस बंद करनी है अच्छी तरह से और नाक से आपने इनहेल करना है, मुंह से एक्सेल करना है। तो ये पूरा पैसेज आपका नीट क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। जितने एलर्जेंस हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। ये ऑयल जो दोनों आपने बताए आराम से दस्तयाब होते हैं ऑनलाइन, तो हर चीज़ अवेलेबल और ये इतने महंगे भी नहीं है। मैं खैर 200-250 की रेंज में एक ऑयल आपको मिल जाता है जो काफ़ी लंबे अरसे चलता है। अच्छा, और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है? जी, जो स्टीम ले सकते हैं, जो जिस एज के बच्चे स्टीम ले सकते हैं, तो बच्चों के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इसको लाजमी करार दे दें। और बड़े जो उनसे जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है वो एक दिन छोड़ के एक दिन तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और ये भी रात को करना। और कोशिश करना है कि इस अमल के बाद फिर आपने ठंड में नहीं निकलना। ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनको रात को सोए हुए अचानक से खांसी आना शुरू होती है, वो एक लंबा टाइम जो है वो मुसलसल, उसके लिए क्या आप होम रेमेडी बताएं? उसके लिए क्विक फिक्स आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ है, बड़ी कॉमन चीज़ है कि आपने ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च और शहद, मतलब आधी चमची शहद, उसके ऊपर 1 चुटकी आपने ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च छिड़क के वो पिला दें। इंस्टेंटली जो उनसे आपका कफ रुक जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ये वेपर अप्स एक आते हैं जो हम लगाते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं मैं ले सकता, तो वो थोड़ा सा लेके और पाँव के तलवों पे उसको मसाज करके सॉक्स पहना दें, कॉटन के सॉक्स। ठीक है, उससे भी फौरी तौर पे खांसी जो उनसी है वो रुक जाती है। सही। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप मुझे ये बता दें, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या बेस्ट रेमेडी है? सर्दियों से बचने के लिए खांसी अगर हो और अगर खांसी हो, देखिए वो ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं सर। उसमें उन्हें शहद नहीं डालना और या कोई मीठी चीज़ नहीं डालनी, या जैसे छुहारे वाला मैंने बताया तो वो इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जो कहवा है या जो दूध है हल्दी वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइसेस वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो मीठी चीज़ है वो इसमें से माइनस कर। बहुत सारे लोग बलगम का शिकार रहते हैं मौसम की तब्दीली के साथ, उसके लिए क्या करना है? ऐसे उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी टिप तो नहीं कहूँगे, प्रॉपर एक तरह का इलाज से ही हो जाता है कि देसी घी लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए 2 टेबल स्पून देसी घी लिया आपने, तो उसमें आपने 2 चुटकी साबित गंदम के दाने डाल दिए। अच्छा। ठीक है,
उसको आपने उसमें हल्का आंच पे उसको जला लिया। गंदम के दाने जब आपके उसमें जल गए तो ये आपका एक तरह की दवा तैयार होगी। अच्छा। अब जिन बच्चों को खांसी है, रेशा बहुत ज़्यादा है, या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे नमूनिया तक की कंडीशन भी हो, तो मेडिसिन्स के साथ साथ आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसमें से थोड़ा सा लीजिए, उसको गर्म करें और चेस्ट पे मसाज करके और उनको कोई गर्म कपड़ा पहना दें, लपेट दें उनको कंबल में या कंफर्टर में या रज़ाई में, जो भी सीज़न के हिसाब से चीज़ है उसको रख दें। इंशाल्लाह दूसरी तीसरी एप्लीकेशन में ही जो सा है वो बलगम फट के वो निकलना शुरू हो जाएगा और चेस्ट जो से वो साफ़ हो जाएगा। सही। अच्छा जी, बहुत छोटे बच्चों के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा, बहुत छोटे बच्चे, अगर इन्फेंट्स की हम बात करते हैं तो उनको जैसे मैं फ्रेंकली बताऊं कि मैं अपने घर में जो मेरे अपने बच्चे हैं उनको मैं जो रेडीमेड जोशांदा होता है उसके 2-3 ड्रॉप्स या हाफ से भी कम टीस्पून दिन में एक दफ़ा पिला दिया करता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान नहीं है कि क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत एहतियात के साथ, लेकिन यह है कि अगर उसको 1/4 चमची जोशांदा पिला दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हम बाकी मेडिसिन भी तो दे ही रहे होते हैं इस कंडीशन में, तो अगर साथ ये भी दे देंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं। दूसरा ये है कि शहद उनको चटा दीजिए, अगर खाली शहद है तो वो थोड़ा सा उंगली पे लेके वो उनको चटा दीजिए, उससे भी फ़ायदा हो जाए। सही। सो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसमें आपने फिर परहेज़ क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं अंडा नहीं खाना चाहिए अगर आपको रेशा हो रहा है, बार बार बलगम हो रही है। दूध बच्चों को नहीं देना चाहिए, उससे भी चेस्ट में कंडक्शन हो जाती है। दही नहीं देनी चाहिए, केला नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बता। हाँ बिल्कुल, दही नहीं देनी चाहिए क्योंकि जिनकी चेस्ट ऑलरेडी ठंड की वजह से वो, तो दही की तासीर ज़रा सी ठंडी होती है, तो एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, दूध दिया जा सकता है, लेकिन यह है कि उसमें आपको साथ कुछ ना कुछ शामिल करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया कि हल्दी के साथ शामिल कर लीजिए, तो हल्दी दूध जो उनसे वो अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, वो बल्कि फ़ायदा दे देगा। उसके अलावा आप दूध में चाहें तो थोड़ी सी सौंफ डाल के उसको बॉईल कर लें, उससे भी उसका जो सा वो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। केला यकीनन नहीं देना चाहिए, केले से रेशा बनता है, और शाम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जो खाने पीने में बहुत फ़ायदा दे सकती है चीज़, वो है दलिया। ठीक है, मतलब जौ का जो हमारा दलिया बनता है उसको पानी में पकाएं खूब अच्छी तरह से, उसको हल्की आंच पे पकाने के बाद आखिर में उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, और उसमें फिर जो भी आपने नट्स डालने हैं, कोई भी चीज़ डालनी है, वो अगर खिलाते हैं तो उससे यह है कि एक तो इम्यूनिटी बेहतर होती है, प्लस ये है कि जो चेस्ट के इन्फेक्शन हैं वो ख़त्म होते हैं, और बुखार उतारने में भी वो काफ़ी हद तक मुआविन होता है। सही। तो ये वो तमाम होम रेमेडीज़ हैं जो आपने करनी है। आपने अपना फीडबैक भी हम तक ज़रूर पहुंचाना है और बताना है कि जी आपने कौन सा इसमें से टोटका आजमाया और उसका क्या रिजल्ट निकला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो वो लोग जो कि हर्बल इलाज के बाद परेशान भी हो चुके हैं कि गला नहीं ठीक होने पे आ रहा, या जो कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जल्दी चाह रहे होते हैं कि रिलीफ मिल जाए। सो आजकल के मौसम में आपने एहतियात क्या करनी है? अगर नज़ला ज़ुकाम, बुखार या गला ख़राब की शिकायत है तो आपने क्या करना है? माहिरीन की राय हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने परेशान नहीं होना। डॉक्टर राशिद ज़िया ENT स्पेशलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम की तब्दीली के असरात बहुत सारे लोगों पर आ रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब हो तो आपको ऑब्वियसली आपका नाक कान गला इंटरैक्ट है ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। वो बुनियादी चीज़ें जो सबको करनी है स्टार्ट में, पहले वो बता दीजिएगा। हमने कोविड से कुछ सीखा। हाँ। शहरी इलाकों में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना। हैंड वॉश को आदत बनाइए, बिल्कुल एज़ फ्रीक्वेंट एज़ पॉसिबल। नंबर 2, नेल ट्रिमिंग वीकली ज़रूर होनी चाहिए। नेल बेड में जरासीम मुस्तकिल रहते हैं, ठीक है। जो इससे भी ज़रूरी है, जो ऑफिस में लोग जाते हैं, जब भी आप घर पहुँचे तो प्लीज़ स्टीम ले लें, 1 या 2 दिन, ठीक है। लंबा वार्म बाथ ले लें या स्टीम ले लें, ख़ास तौर पे इन दिनों में फ़ज़ा इंतहाई आलूदा होती है, इसमें स्मोक पे नंबर 1 पे हमारा स्मोक ये इंतहाई लीथल है हेल्थ के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों डिस्टर्ब होते हैं।
वार्म ड्रिंक्स की आदत डालें अभी से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है। ये तो वो चीज़ें हैं, हैंड वॉश करने से, स्टीम करने से, वार्म ड्रिंक्स बार बार लेने से, जितनी भी चीज़ें मिस आ रही हैं ना बंद डिब्बों में, कोशिश करें इससे इज्तनाब करें। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, फ्रेश जूसेस ना लें, फ्रेश फल लें। ठीक है। सीधा उसके फ़ायदे हज़ारों हैं, वो हमें बीमारियों से बहुत ज़्यादा बचाते हैं। हर बंदे की केमिस्ट्री, टेस्ट अल्लाह ने अलहदा बनाया। आप अपने टेस्ट का केयर करें, लेकिन वार्म चीज़ें लें। जो भी चीज़ें घर में मौजूद हैं, वार्म हैं, गले को टकोर करती हैं, फ्रीक्वेंटली लें। ऑफिस में हैं, घर में हैं, हनी है, पानी है, दूध है, फ्रीक्वेंटली लीजिए। इन केस ऑफ इन्फेक्शन, या वो बच्चे जो 10-12 साल से छोटे हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, ये बड़ा राइटली आप लोगों ने क्लिक किया है कि दिस इज़ अ राइट मंथ, राइट वीक, पहले 1-2 हफ्ते में फ्लू वैक्सीन लग जाना चाहिए। ठीक है। ये हर साल WHO सर्टिफाई करती है। वैक्सीन डिफरेंट होता है, नया होता है। प्लीज़ जिनको भी बड़ा है, छोटा है, उस पर फ़र्ज़ है कि अगर आपको फ्लू नॉर्मल से ज़्यादा होता है, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, साइनस प्रॉब्लम्स हैं, तो फ्लू वैक्सीन अपने फिजिशियन से, अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, मुसलसल बच्चों में गला ख़राब होना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और सिम्टम्स क्या हैं? छोटा बच्चा तो बता भी नहीं सकता ना कि गला ख़राब है। बच्चा जब भी अनईजी होगा, अपनी फीड नहीं प्रॉपर ले रहा, क्राई कर रहा है, रात को प्रॉपर लंबी स्लीप नहीं ले रहा, तो समझ लें कि वो तो डिस्टर्ब तो है। ठीक है। अगर नोज़ ख़ास तौर पे स्टफ़ी हो रही है, सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है, स्पेशली इफ़ बेबी ब्रीथ फ्रॉम माउथ, मुंह अल्लाह मियाँ ने सांस लेने के लिए डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा देर नाक बंद रहेंगे, मुंह से सांस लेंगे, उनके दांत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अच्छा। फिर ज़रूरी है कि नोज़ शुड रिमेन पेटेंट। मेडिकल साइंस WHO ने प्रूव किया है कि जिन लोगों के नाक 1-2 साल बंद रहेंगे, उन्हीं कोई एस्थमा लाइक सिम्टम हो, चेस्ट की सिम्टम जिसको एस्थमा दमा कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में होने का चांस 80%। इसका मतलब कि अगर नोज़ को पेटेंट रखा जाए, ओपन रखा जाए, किसी भी सूरत में नाक बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके हैं। बच्चा पैदा होता है तो माँ को समझाया जाता है कि सेलाइन ड्रॉप ज़रूर डालें। उसके लिए बाहर से ड्रॉप्स लेने की भी ज़रूरत नहीं। 1 गिलास पानी लें, हाफ़ टी स्पून टेबल साल्ट डालें, रूम टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। ठीक है। आप उंगली डालें तो आपको लगे ना गर्म है ना ठंडा है। ये ड्रॉपर से किसी भी चीज़ से नोज़ी में थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डालते रहें, जस्ट बिफोर फीड, किसी भी फीड से पहले। ठीक है। बच्चे को माँ भी एक्टिव हो, वी आर लिटिल इनएक्टिव नेशन, वी शुड बी मोर लाइक एक्टिव, डायनामिक, लाइक जापानीज, लाइक चाइनीज, है ना। जितना माँ या बाप एक्टिव होंगे, वो रोल मॉडल है ना, वो मिसाल है घर में। अगर माँ ही हर वक्त माइकल जैक्सन की तरह कुछ कर रही है घर में, या फादर कर रहे हैं, बच्चा तो कुछ करेगा। ये बोथ आर इनएक्टिव। हम डिजिटलाइज हो गए हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इसका इस्तेमाल बच्चों की मौजूदगी में प्लीज़ कम से कम करें। ठीक। बच्चों को अर्ली एक्सपोज ना करें इनके चिप्स। फिज़िकल एक्सरसाइज खाने पीने के साथ ज़रूरी है। ठीक है। हर बच्चा हमारा डिफरेंट है। जो वो मांग रहा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिंपल चीज़, वो पोटैटो हो, एग है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल या लिटिल वार्म, उस पे जाना चाहिए। ठीक। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे की केयर के लिए करनी है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपका गला 10-15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, आपने जितनी आप बुनियादी केयर कर सकते थे कर ली, कितने दिन बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है? और फिर मेडिसिन, क्योंकि हम ओवर द काउंटर घर में सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, जुशांदा पी रहे हैं, टाइम गुजर जाता है, उसके बाद हम डॉक्टर पे जाते हैं। मेडिकल साइंस बड़ी सर्टन है कि 4 से 5 दिन तक अगर अलामात आ रही हैं, स्नीजिंग, कॉफिंग, हल्का बुखार, तो प्लीज़ एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें। ठीक है। अर्ली एंटीबायोटिक, फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक, सुनाई कि आपकी फ्रेंड ने कहा कि मैंने बच्चे को दिया तो ये बच्चा बहुत ठीक हुआ और आज तक हम ठीक हैं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें कोशिश करनी है कि दवाई का इस्तेमाल जल्दी ना किया जाए। ठीक है। बुखार है, ओवर द काउंटर हमने भी समझ लेनी, ये वो चीज़ें हैं जो रूटीन में दी जा सकती हैं।
हमारे घर में दूध है, शहद है, अंडा है, ये भी ओवर द काउंटर चीज़ है। ठीक। इसी तरह पेनाडॉल, अगर फीवर आपको 100 के आसपास लग रहा है या इससे ज़्यादा है तो हमने देना है। ठीक है। पेनाडॉल वो डोज अकॉर्डिंग टू एज और वेट हो। ठीक। एलर्जी का सिरप घर में होना चाहिए, वो सिंपल कैस्टीन हो, कुछ भी हो, सेट्रिजीन का कोई साल्ट ले लें जो आपके फिजिशियन बार बार लिख रहे हैं, उनमें कोई एक आधा कॉफ सिरप, एलर्जी का सिरप, पेनाडॉल तो घर में तो होता ही है जी। नहीं है तो एक होना चाहिए ताकि मिडनाइट पे आपको भागना ना पड़े। ठीक। अदरवाइज बाकी मेडिसिन जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल एक यंग लड़की है, अर्ली मैरिड है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैं, मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। सही। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता पहले मंथ में कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, नहीं हो चुकी। प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली प्रेगनेंसी में स्पेशली, नो एंटीबायोटिक, ट्राई करें नो मेडिसिन। ओके। सिंपल चीज़ों पे चलें। और मोस्ट ऑफ द टाइम 5 डेज तक वायरल होती है, और वायरल के लिए मेडिकल साइंस बिल्कुल मेडिसिन रिकमेंड नहीं करती। ठीक। 5 दिन से ज़्यादा हो रही है, फीवर रन हो रहा है और ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज शुरू हो गया है, इमीडिएटली हम एंटीबायोटिक देंगे और मोस्ट सिंपल फॉर्म में देंगे। ठीक है। अपने डॉक्टर को कहे बगैर खुद से ट्राई नहीं करें। ठीक है। और फर्स्ट पे ही हम किनोलोन और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो टाइफाइड वगैरह के लिए बनी हुई हैं, हाँ वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब ये जो गले ख़राब वगैरह हो रहे हैं उसमें लोग वही जो कोविड में लेते रहे गला ख़राब के दौरान वो मेडिसिन भी ले रहे हैं। वो दवाई अब इतनी, मतलब पता नहीं किसने, एक बंदे ने नाम ले दिया। हाँ बस। तो हम तो इतने सेंटिमेंटल और किसी भी नारा लगने की गैर हम नहीं देखते जो इस्लाम बंदे का नाम लिया है या सही इस्लाम का, हम जिंदाबाद कहने को तैयार हैं। प्लीज़ भेड़चाल ना करें। लाइफ बहुत प्रीशियस है। कीप अप योर स्माइल, मेक योर गुड डाइट, एक्सरसाइज का ख्याल करें। 4 से 5 दिन के बाद फीवर हो रहा है, आपको फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो डॉक्टर से दवाई ज़रूर लें। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, ऑलरेडी एस्थमा है, साइनस डिजीज़ रहती है, तो फिर दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने ENT कंसल्टेंट से मिल लें और फ्लू वैक्सीन लगवा लें। उसमें चांस है कि 1 साल आपका बिल्कुल डॉक्टर, अस्पताल आपके रास्ते में, उम्मीद है बहुत कम आएंगे। सही सही, ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने चीज़ बताई है। अच्छा जी, वो लोग जिनका अक्सर गला वो कहते हैं जी इस वजह से ख़राब रहता है, कुछ ठंडा गर्म ले लें, खट्टा खा लें, क्या बच्चों को वाकई इन चीज़ों से, बच्चों को बड़ों को सबको दूर रहना है ख़ास तौर पे इस मौसम में? ये बिल्कुल, जब भी मौसम तब्दील होगा और स्पेशली इफ़ वी आर सेटल्ड इन पोल्यूटेड एरिया जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोज है, जितने इंसान के नॉर्मल सेल हैं उससे थोड़े से ज़्यादा जर्म्स ही हमारी बॉडी के अंदर और बाहर हमारे साथ रह रहे हैं। सही। हर इंसान एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई आर लिविंग इन एंड आउटसाइड ह्यूमन बॉडी। इनमें से कुछ पैथोजेनिक हैं। सही। जब तक हमारा स्माइल ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, बैलेंस डाइट है, इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम, इससे मिलके बनता है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आर वेरी एनर्जेटिक एंड एफिशिएंट। ये कैंसर सेल तक को किल कर लेते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि कीप अप योर गुड डाइट, स्माइल, स्लीप, एक्सरसाइज, जो जिंदा कौमों की निशानियां हैं। अगर हम ये रखेंगे तो वाइट ब्लड सेल, इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन आई भी तो पता ही नहीं लगेगा चली गई। अगर आप इसका ख्याल बीमारी में भी नहीं कर रहे, आप खामखाई बिजी हैं। कुछ लोग नहीं सारा साल एग्ज़ाम जैसी कैफियत में रहते हैं, जल्दी कर लो, बड़ी जल्दी हो गई है, हम घर से 5 मिनट लेट निकलेंगे, रोड साइड पे इशारा भी नहीं देखेंगे, तो फिर उस बंदे का तो कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए दुआ हो सकती है। यानी आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बेहतर करनी है तो अपने आप को टाइम देना होगा। उसको टाइम दें और थोड़ा सा एहतियात करें। जो आपने कहा वो सबसे पर्टिनेंट पॉइंट है, लिटिल वार्म ड्रिंक्स। दुनिया में जिन्होंने हाई एक्सपेक्टेंसी अचीव की है, सिंगापुर, जापान, इनमें नाम वार्म ड्रिंक्स की आदत डालें। टी, कॉफ़ी का इस्तेमाल लिमिट करें। मिल्क अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, किसी भी फॉर्म में बच्चों को भी दें, खुद भी लें। सही। एक ख़ास एज के बाद 30-35 के बाद कोशिश करें स्किम मिल्क पे चले जाएं।
लेकिन वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सही। पानी नॉर्मल या लिटिल कोल्ड सारा दिन पीते हैं। ये प्रूव किया गया प्रोफेसर ब्रुक और उसकी टीम ने कि जो लोग पानी या लिक्विड ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे, वो बीमार बहुत कम होते हैं और उनको इन्फेक्शन नहीं होता। सही। सो इट मीन कि हमें नोज़, गले को, बॉडी को 2 दफ़ा फ्लश ज़रूर करना चाहिए, लंबाई बात लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है जी वो आजमूदा फार्मूला जो कि कम से कम आपको इन बुनियादी चीज़ों से बचा के रखेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जिसके लिए मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। सब्जियों की बात की जाए तो जहां हर रोज़ बढ़ती कीमतों में जहां किसी न किसी चीज़ में इजाफा देखने में नज़र आता है, वहीं अगर आप घर से 100 या 200 रुपया अगर घर से लेकर निकलते हैं और आप ये सोचकर निकले कि उस 100 या 200 रुपये में सब्ज़ी खरीद लें, तो आजकल के दौर में जो है ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बायस 100 रुपये में या 200 रुपये में घर के ना तो मसाला जात पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही आप एक टाइम पर जो है वो सब्ज़ी पका सकते हैं। सब्जियों की रेट लिस्ट मौजूद है, शहरियों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, उनको इंतज़ार नहीं करवाएंगे और उनके साथ जो है वो लिस्ट शेयर करते चलें। इस टाइम जो प्याज की कीमत है सरकारी नर्ख उसके 70 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 75 पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर जो है 75 पे सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो 85 रुपीज़ तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियां हैं कुछ ऐसी जो सरकारी मौसमी सब्जियां हैं, सरकारी रेट अगर उसके देखे जाए 110 रुपये टिंडे फ़रोख्त किए सरकारी नर्ख पर मुकर्रर किए गए, जबकि ओपन मार्केट में 115 रुपये जो है वो सेल किए जा रहे हैं। आलू की कीमत जिसमें रोज़ इजाफा देखने में नज़र आता है, कभी कमी देखने में नज़र आती है। 80 रुपये जो है वो सरकारी नर्ख, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 90 से 100 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह बैंगन और करेले की बात कर ली जाए तो करेले जो है वो मौसमी सब्जी तो नहीं है, लेकिन 100 रुपये सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो 150 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये वो सब्जियां हैं जो घर में पकानी भी ज़रूरी हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर हर घर में कोई ना कोई सब्जी पकती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब शहरी इसको खरीदने के लिए आते हैं तो उनकी आपने आज की रेट लिस्ट शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।